हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको AKTU के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे MCQ जो AKTU में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर ए इन एवोपरेटर, बी बिफोर एक्सपेंशन वाल्व, सी बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, डी बिटवीन कंडेंसर एंड एवोपरेटर। क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। ये बोला है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसका स्टेट्स चेंज होते रहता है। तो पूछ रहा है कि किस समय उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आप ध्यान दोगे तो रेफ्रिजरेंट पहले जाता है एवोपरेटर, फिर कंडेंसर, सॉरी एवोपरेटर, फिर कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व। एवोपरेटर से वो हीट लेता है और कंडेंसर में उसका फिर से हम उसे कंप्रेस करते हैं और जिसके कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि वो बिटवीन कंप्रेसर और कंडेंसर में उसका मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, क्योंकि कंडेंसर में फिर वो अपना हीट लॉस करता है। सेकंड क्वेश्चन, in a vapor compression cycle the refrigerant immediately after expansion valve is option A is liquid, option B is subcooled liquid, option C is saturated liquid, option D is wet vapor। तो क्वेश्चन टू बोल रहा है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट है आफ्टर एक्सपेंसिव वाल्व में उसका क्या स्टेट रहता है। देखिए, उसको एवापोरेटर में उसका स्टेट लिक्विड से हम उसको वेपर में चेंज करते हैं, मतलब वेट रीजन में वेपर प्लस लिक्विड रहता है। कंप्रेसर में हम उसको और प्योर वेपर में चेंज करते हैं, वो अपने सेचुरेटेड वेपर में चला जाता है। और जब वो कंडेंसर में जाता है तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आने का कोशिश करता है और एक्सपेंसल वाल्व से जब वो गुजरता है तो फिर से प्योर लिक्विड हो जाता है। हमें किसी भी हाल में एवापोरेटर से पहले उस रेफ्रिजरेंट का जो स्टेट होना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए, मतलब कि आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व के दौरान वो वेट वेपर से लिक्विड में चेंज होता है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, वेट वेपर, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व से जस्ट इमिडिएटली आफ्टर जो होता है वो वेट वेपर में होता है और एवापोरेटर जाते जाते वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। Question number three, a human body feels comfortable when the heat produced by the metabolism of human body is equal to option E is heat dissipated to the surroundings, option B is heat stored in the human body, option C is sum of A and B and option D is difference of A and B। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी कब कंफर्टेबल फील करता है। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, मतलब हमारे खाने को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ा जाता है शरीर के अंदर। और वो बोल रहा है कि उस दौरान एक हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी को। और इंसान उस समय आप देखोगे जब भी खाना खाओगे तो आपको या तो ठंडी के दिन में बहुत ठंड लगता है और गर्मी में बहुत गर्मी लगती है। तो ये बोलना चाहता है ह्यूमन बॉडी कब ऐसा टेम्परेचर कब कितना हीट प्रोड्यूस करे कि उस जब वो खाना खाए तो ना उसको गर्मी महसूस हो, मतलब एक कंफर्टेबल टेम्परेचर उसको फील हो। तो वो तब होता है जब सराउंडिंग में जो हीट डिसिपिएट होती है और जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है उस दोनों के सम के बराबर होता है। इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सम ऑफ ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ही टू में पूछे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है, क्योंकि मैंने अभी तक जहां तक एक ही टू के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है उन्होंने बहुत ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा और बहुत ज्यादा रिमेंबर टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब जो आपको याद करने वाले हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन बी है एक्सियल, ऑप्शन सी है मिनिएचर सील्ड यूनिट और ऑप्शन डी है पिस्टन टाइम रेसिप्रोकेटिंग। देखिए क्वेश्चन बोला है कि हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, मतलब कि जो आप घर पर यूज करते हैं उसमें किस तरह का कंप्रेसर यूज होता है। तो उसका आंसर है पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हम यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज डैश वन, ऑप्शन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इज लेस देन, ऑप्शन सी इज ग्रेटर देन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है। पहले हम समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है क्या है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। मतलब कि हमें जो चाहिए हीट पंप के केस में हमें क्या चाहिए कि हमारा घर जो है वो गर्म हो और जो हम उसको वर्क कर रहे हैं। तो इसमें जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में कि सीओपी, एक मिनट, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू होता है वन प्लस सीओपी ऑफ, सॉरी, ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसकी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स और इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है
कि इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट ऑकर एज अ लिक्विड बिटवीन ऑप्शन ए इज ए कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन बी इज ए कंप्रेसर एंड इवोपरेटर, ऑप्शन सी इज एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर, ऑप्शन डी इज कंप्रेसर एंड कंडेंसर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड किसके बीच में बनता है। मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट उसका स्टेट चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होगा, और मैंने आपको ये भी बताया कि लिक्विड किसके बीच में होगा, उसको एवापोरेटर में लिक्विड फॉर्म में ही जाना है, तभी हमारा एफिशिएंसी ज्यादा होगा, तभी वो ज्यादा से ज्यादा हीट ले सकेगा उस अंदर रखे हुए फूड्स या जो भी मटेरियल है। तो वो जनरली एक्सपेंशन वाल्व और आपका एवापोरेटर के बीच में होना होता है, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो हीट ज्यादा लेगा। तो इसका आंसर कुछ और नहीं, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of air and water vapor is equal to the sum of pressures which each constituent would exert if it occupied the same space by itself. This statement is called, option A is kinetic theory of gases, option B is Newton's law of gases, option C is Dalton's law of a partial pressure, and option D is Avogadro hypothesis। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक मिक्सचर है एयर और वाटर का, और उसका जो टोटल प्रेशर जो एग्जिट कर रहा है, मतलब वाटर वेपर और एयर का जो टोटल प्रेशर है वो जनरली इक्वल है सम ऑफ प्रेशर इच कंस्टिट्यूट, मतलब कि वाटर वेपर और प्लस एयर का। देखिए डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड में थे, इंग्लिश मैन थे वो। उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी। मतलब कि अगर हमें किसी भी मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर, मतलब कि प्रेशर निकालना है, तो हम इच कंस्टिट्यूट का पार्शियल प्रेशर को सम कर देंगे तो हमें ये मिल सकता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी आने की भी संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द वैल्यू ऑफ सीओपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी इज इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर इज डाइसैचुरेटेड वेपर, ऑप्शन सी द स्पेस बिटवीन द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन इन a प्रेशर enthalpy चार्ट इज वेट वेपर रीजन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। पहला आंसर है ऑप्शन ए, बोल रहा है कि जो सीओपी है किसी भी सिस्टम का, चाहे वो हीट पंप हो या रेफ्रिजरेशन हो, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हुआ। देखिए जनरली सीओपी जो होता है हमारा 1 से बड़ा होता है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, और आप यहाँ से ध्यान दे रहोगे तो 1 प्लस ऐड कर रहे हैं हम, इसलिए हमेशा सीओपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी। ऑप्शन बी बोल रहा है कि इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर इज ड्राई सैचुरेटेड वेपर। देखिए जनरली केसेस में हमारा जो वेपर कंप्रेसर सिस्टम में होता है, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इंटर करने से पहले वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। और ऑप्शन सी जो है हमारा जो स्पेस है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन के बीच का स्पेस, जो कि प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में बनता है वेपर रीजन। देखिए प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, और इसके बीच का रीजन जो होता है वो आपको कहलाता है वेट रीजन। ओके, ये वेट रीजन होता है, ये हो तुम्हारा आपका होता है सब कूल्ड रीजन, और ये होता है सैचुरेटेड वेपर है। इस साइड के रीजन को हम सबकूल्ड कहते हैं, ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है, ये हमारा सुपर हीटेड रीजन होता है, ये हमारा होता है सैचुरेटेड वेपर। तो ये मैं आपको एक रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई ग्राफ में अगर ग्राफ का एक फिगर दे दे, मैंने देखा AKTU में फिगर बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर फिगर दे दे तो आप समझ सके कि कौन सा लाइन किस, उसका क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब, इस पर्टिकुलर रीजन के बीच में क्या मतलब है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है और ये आ रहे हैं AKTU में। अभी अगर आपने टॉम का पेपर दिया हो बैक का, तो आपको ध्यान होगा कि स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं AKTU में। तो ठीक है, इस ऑप्शन ए इज द परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट वेरीज कंसिडरेबली विथ बोथ वेपोराइजिंग एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर्स, ऑप्शन बी इज in a vapor compression cycle the useful part of heat transfer is the condenser, option C is ammonia hydrogen electrolux refrigerator, no compressor pump or fan is required, option D is the effect of undercooling the liquid refrigerant is to decrease the coefficient of performance। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यहाँ पर आप देखोगे अगर आप हर स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे, जैसे कि द परफॉर्मेंस, ये पूछ रहा है कि जो वेपर कंप्रेशन का जो परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का वो वैरी करता है वेपराइजिंग और कंडेंसिंग टेम्परेचर में, ये सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि आप ग्राफ जब बनाओगे टेम्परेचर एंथैल्पी के बीच में, तो उसमें आपको देखोगे कि हमारा टेम्परेचर से बहुत वैरी करता है हमारा सीओपी पर।
और वेपर कंप्रेशन साइकिल, क्वेश्चन बी बोल रहा है कि इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द यूजफुल पार्ट ऑफ ए हीट ट्रांसफर इज एट द कंडेंसर। ऑफ कोर्स हमारा यूजफुल पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडेंसर पर ही होता है, क्योंकि कंडेंसर पर हम अगर हीट ट्रांसफर ना करें तो वो एवापोरेटर, जो एवापोरेटर में जो हमसे हीट लेना है वो हम नहीं ले सकते। अगर आपका कंडेंसर ज्यादा हीट ट्रांसफर कर रहा है तो आपका सीओपी बढ़ने की चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। इन अमोनिया इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर नो कंप्रेसर पंप और फैन इज रिक्वायर्ड। जब आपने अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर हम कंप्रेसर या पंप का यूज नहीं करते, एक चैम्बर होता है, शायद उससे फ्लैक्स चैम्बर कहते हैं, फ्लैश चैम्बर कहते हैं, आप ध्यान दोगे। ऑप्शन डी है द इफेक्ट ऑफ अंडर कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज डिक्रीज द कफ। नो, जो आपका अंडर कूलिंग वाला सिस्टम होता है, जब आप एक ग्राफ बनाओगे टेम्परेचर इंथैल्पी का, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, जनरली हमारा जो होता है वो ग्राफ ऐसे बनता है टेम्परेचर का। ये हमारा यहाँ से 2 3 4, ये हमारा टरबाइन का होता है, सॉरी टरबाइन बोल रहा हूँ मैं, इवेपोरेटर में ये जाता है, फिर हमारा कंडेंसर में जाता है, फिर हमारा एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है, फिर हमारा इवेपोरेटर में जाता है। ओके, तो आप ध्यान दोगे जब इसने बोला क्वेश्चन में कि अंडर कूलिंग करने पर, अंडर कूलिंग मतलब कि हम इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, और अंडर कूलिंग पर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, फिर वो ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर जाएगा। हमारा जो सीओपी का फॉर्मूला होता है वो डिजायर हीट होता है। डिजायर हीट हमारे यहाँ देख लोगे तो आप बढ़ रहा है, पहले यहाँ पर जो इतना था अब हमारा डिजायर हीट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो सीओपी ऑफ कोर्स बढ़ेगा क्योंकि हमारा डिजायर हीट बढ़ रहा है और वर्क डन हमारा सेम है, तो इसलिए सीओपी बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ अंडर कूलिंग में यहाँ जो डिक्रीज है स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। अगर आपको मैंने फिगर के द्वारा समझा, होप करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In SI unit, 1 ton of refrigeration is equal to A. Option A is 210 kilojoule per minute. Option B is 21 kilojoule per minute. Option C is 420 kilojoule per minute. Option D is 840 kilojoule per minute। देखिए पहले समझते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। टन जो होता है जनरली जब आप एसी वेसी या आप खरीदने जाओगे तो उसमें टन पूछता है कितना इसका, मतलब 1 टन होता है कि आप 1 टन आइस को 24 घंटे में जो पिघलने में जो उसको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इसका फॉर्मूला होता है m/m/l डिवाइडेड बाय 24/60। m हो जाएगा आपका 1 टन, l होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस जो कि होता है 334 किलो जूल पर केजी। और आप उससे जब आप उस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन ई आएगा 208 किलो जूल पर मिनट। जरूर फ्लक्चुएशन आएगा पर आपका पास का वैल्यू 210 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुपर हीटिंग इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। ऑप्शन ए इज इंक्रीज सीओपी, ऑप्शन बी इज डिक्रीज सीओपी, ऑप्शन सी सीओपी रिमेन्स अनअल्टर्ड, ऑप्शन डी अदर फैक्टर डिसाइड सीओपी। बोल रहा है कि आपका एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर आप उसमें सुपर हीटिंग करते हो, सुपर हीटिंग करोगे तो क्या होगा। देखिए आपका पहला साइकिल मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसा होता है। सॉरी फिगर थोड़ा आपका गलत बन रहा है पर होप करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इसको करोगे तो ऐसे जाके ऐसे जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दे रहोगे तो ये वर्क डन बढ़ जा रहा है, वर्क डन जैसे ही बढ़ा तो सीओपी में, सीओपी इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिजायर हीट बाय वर्क डन, वर्क डन बढ़ रहा है तो आपका सीओपी डिक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन 12, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम सो एज टू डैश द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया पासिंग थ्रू द एवापोरेटर। ऑप्शन ए इज इक्वलाइज, ऑप्शन बी इज रिड्यूस, ऑप्शन सी इज इंक्रीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द दिस। देखिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आप हाइड्रोजन का यूज करते हैं उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड अमीनिया जो से पास करते हो वो इक्वलाइज होता है कि रिड्यूस होता है कि इंक्रीज होता है। इसे याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका सी इंक्रीज होता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है कि तो में ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट इज शोन बाय। देखिए ऑप्शन ए इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन बी इज वर्टिकल लाइन, ऑप्शन सी इज इंक्लाइंड लाइन, ऑप्शन डी इज कर्व लाइन। मतलब कि आपका जो डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होता है वो साइकोमेट्रिक चार्ट में किस तरह से शो होता है। तो आप ध्यान दोगे उसको साइकोमेट्रिक चार्ट याद हो तो वो हम उसको वर्टिकल लाइन से शो करते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। द प्रोसेस जनरली यूज इन विंटर एयर कंडीशनिंग टू वार्म एंड ह्यूमिडिटी द एयर इज कॉल्ड। ऑप्शन इज ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन बी इज डिह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन सी इज हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। देखिए इसमें बोल रहा है
कि आपका जो विंटर एयर कंडीशनिंग होता है उसमें जो हम प्रोसेस जनरली यूज करते हैं घर को वार्म और ह्यूमिडिटी करने के लिए, ह्यूमिड करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए, आप इसका क्वेश्चंस को आप इसको पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। वार्म है तो हीटिंग तो हो रही होगी, और ह्यूमिड कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफिकेशन ही होगा, तो इसका आंसर सिंपल सा ऑप्शन सी होगा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the process generally used in summer air conditioning to cool and dehumidify the air is called A. Option A is humidification, option B is dehumidification, option C is heating and humidification, option D is cooling and dehumidification. क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि आपका जो प्रोसेस जो कि समर एयर कंडीशन में आप जनरली यूज करते हैं कूल और डिह्यूमिडिफाई करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर भी आपको ध्यान दोगे तो आंसर से पता चल रहा है। यहाँ पर देखो कूल दिया हुआ है तो आपका कूलिंग तो हो रहा होगा, डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं तो डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। नस्सेल नंबर इज गिवन बाय एन एच एल बाई के, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है म्यू सी पी बाई के, ऑप्शन सी है रो वी एल बाई म्यू, और ऑप्शन डी है वी का स्क्वायर टी इंटू सी पी। देखिए नस्सेल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच एल बाई के, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा जरूर, ये आने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो ऑप्शन ए होगा। नस्सेल नंबर का फॉर्मूला होता है एन यू इज इक्वल टू एच एल बाई के। एच होता है आपका न्यूटन कोफिशिएंट ऑफ, एल होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, के जो होता है आपका होता है थर्मल कंडक्टिविटी, और एच जो होगा आपको कन्वेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, इसका वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इन केस ऑफ ए सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर द coil efficiency is given by where v p f is equal to bypass factor a b p p minus 1 b, ऑप्शन बी इज 1 माइनस बी पी एफ, ऑप्शन सी इज 1 डिवाइडेड बाई वी पी एफ, ऑप्शन डी इज 1 प्लस वी पी एफ। देखिए इस क्वेश्चन को भी याद करने वाले क्वेश्चन है, इसका जनरली 1 प्लस होता है वीपीएफ, सॉरी 1 माइनस होता है बीपीएफ, तो इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज नॉन टॉक्सिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज नॉन फ्लेमेबल, ऑप्शन सी इज नॉन एक्सप्लोसिव, ऑप्शन डी इज हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट का अनडिजायरेबल है, जो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। देखिए नॉन टॉक्सिक तो होना ही चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, लीक होगा तो सब डेथ कर सकते हैं, आग नहीं लगनी चाहिए, सही है, नॉन फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए, सही है, पर बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो ये हीट ज्यादा ले नहीं पाएगा। बॉइलिंग पॉइंट एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब ये जल्दी बॉयल नहीं होगा तो वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, और हम कंडेंस कंप्रेसर में उसको कंप्रेस करने में हमें मुश्किल होगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज, ऑप्शन ए इज लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी इज हाई क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्शन सी इज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑल ऑफ दिस। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट का डिजायरेबल है, डिजायर है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए। देखिए उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, अगर हाई होगा तो वो कंप्रेसर में उसको कंप्रेस करने में दिक्कत होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होना चाहिए। देखिए आप जब ग्राफ को ध्यान से देखोगे टीएस डायग्राम में, जितना आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है तो वहां पर आपका वेपर से तुरंत सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस, ऑफ कोर्स ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स यूजिंग R12 as a refrigerant is, ऑप्शन इज 2 बार, ऑप्शन बी इज 8 बार, ऑप्शन सी इज 15 बार, ऑप्शन डी इज 30 बार। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो R12 रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं तो उसका जनरली ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, तो इसमें आप देखोगे ऑप्शन बी 8 बार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कूलिंग, क्वेश्चन नंबर 21, cooling water is required for following equipment in ammonia absorption plant, absorption plant, option A is condenser, option B is evaporator, option C is absorber, option D is condenser, absorber and separator। देखिए अमोनिया एब्जॉर्प्शन प्लांट में हम जो कूलिंग वाटर यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस इक्विपमेंट में यूज करते हैं, कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, वो जो होता है हमारा कंडेंसर भी होता है, एब्जॉर्बर भी होता है, और रेक्टिफायर जिसको हम सेपरेटर कहते हैं वहां पर यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज एज डैश एज कंपेयर टू डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, ऑप्शन ए इज सेम, ऑप्शन बी इज लेस, ऑप्शन सी इज मोर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इसका पूछ रहा है कि आपका जो घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और आपके घर में जो एयर कंडीशनर है उसका कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेम है, लेस है, मोर है कि नन ऑफ दीज है। ऑफ कोर्स इसका ऑप्शन लेस होता है। आपका रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी होता है वो लेस होता है एयर कंडीशनर के सीओपी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट्स आर रिस्पेक्टिवली ऑप्शन ए इज वाटर एंड वाटर, ऑप्शन बी इज वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी इज अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी इज अमोनिया एंड वाटर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक स्टेटमेंट है और रिमेंबर वाला, और AKTU ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है अपने एग्जाम्स में। तो कौन 23 में हम जो एक्वा अमोनिया और लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जनरली अमोनिया, आपका अमोनिया और वाटर होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, अमोनिया एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, इन ऑर्डर टू कूल एंड डिह्यूमिडिफाई अ स्ट्रीम ऑफ मॉइस्ट एयर इट मस्ट बी पास्ड ओवर द कॉइल एट अ टेम्परेचर which option A is which lies between the dry valve and wet valve temperatures of the incoming stream, option B is which lies between the wet valve and dew point temperatures of the incoming stream, option C is which is lower than the dew point temperatures of the incoming stream, option D of adiabatic saturation of the incoming stream। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कूल और डीमोडिफाई करना एक मॉइस्ट एयर को, तो हम एक क्वाइल से उसको पास करते हैं और उस क्वाइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसके बीच में लाई करना चाहिए, तो उसका जो टेम्परेचर वो हमेशा जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए इनकमिंग स्ट्रीम से, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी एक रिमेंबर वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, ड्यूरिंग हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इंक्रीज, सी डिक्रीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। मतलब कि आपका हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ड्राई बल्ब का टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है कि कांस्टेंट रहता है। देखिए आप हीट कर रहे हैं और हीटिंग करने में और उसमें हम ह्यूमिडिफाई भी कर रहे हैं, और हीटिंग में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा हम बढ़ाते हैं ना। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है आपका कि एक आपने वो लिया, आपने एक थर्मोमीटर लिया और रूम का टेम्परेचर नाप लिया, तो उसमें हमको कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। पर जब हम उसमें हीट कर रहे हैं तो उसको जरूर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, द कंडीशनड एयर सप्लाई टू द रूम मस्ट हैव द कैपेसिटी टू टेक अप, ऑप्शन ए इज रूम सेंसिबल हीट लोड ओनली, ऑप्शन बी रूम लेटेंट हीट लोड ओनली, ऑप्शन सी बोथ सॉरी बोथ रूम सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट लोड्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो एयर सप्लाई, जो कंडीशन एयर सप्लाई जो रूम में होता है उसका कैपेसिटी मस्ट मतलब इतना होना ही चाहिए, कितना होना चाहिए, जो आपका रूम का सेंसिबल हीट है उसके बराबर होना चाहिए, कि रूम का लेटेंट हीट के बराबर होना चाहिए, कि बोथ रूम सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट के बराबर होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। देखिए आपका कंडीशन एयर पास हो रहा है तो क्या करेगा, आपकी टेम्परेचर लेगा, तो उसको क्या होगा, वो सेंसिबल हीट से पहले हीट होगा, फिर लेटेंट से वो अपना फेज चेंज करेगा, तो उसका दोनों के बराबर कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, तो ऑप्शन सी both room sensible heat and latent heat loads. Question number 27. In a saturated air water vapor mixture, the dry valve temperature is higher than wet valve temperature. Option B is dew point temperature is lower than wet valve temperature. Option C dry valve temperature, wet valve and dew point temperature are the same. Option D dry valve temperature is higher than dew point temperature। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन बोलना चाहता है कि आपका एक सैचुरेटेड एयर वाटर वेपर मिक्सचर में इसमें से ड्राई वाल्व, ड्यू पॉइंट और आपका वेट वाल्व में क्या कंडीशन क्या होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर, क्योंकि ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उसका ड्राई वाल्व, वेट वाल्व और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम होता है सैचुरेटेड एयर वाटर वेपर मिक्सचर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं, द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ अ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कॉल्ड सक्शन प्रेशर, ऑप्शन बी इज डिस्चार्ज प्रेशर, ऑप्शन सी इज क्रिटिकल प्रेशर, ऑप्शन डी इज बैक प्रेशर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर के इनलेट पे होता है, मतलब कंप्रेसर जस्ट इंटर करने वाला होता है, तो उसको प्रेशर को क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर कहते हैं क्या, कि डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं, या क्रिटिकल प्रेशर या बैक प्रेशर। ऑफ कोर्स सक्शन प्रेशर, क्योंकि कंप्रेसर उसको सक कर रहा है, सक करके उसको कंप्रेस करेगा ना, तो ऑफकोर्स सक्शन प्रेशर होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सक्शन प्रेशर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर देखते हैं क्या है, द प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ अ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सक्शन प्रेशर, ऑप्शन बी डिस्चार्ज प्रेशर, ऑप्शन सी क्रिटिकल प्रेशर, ऑप्शन डी बैक प्रेशर। देखिए बोल रहा है कि कंप्रेसर आपका क्या हुआ, कि आउटलेट, आप पूछ रहा है कि आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट के कंप्रेसर के आउटलेट पर उसका प्रेशर को क्या बोलते हैं। देखिए जब इनलेट पर सक्शन बोल रहे हैं तो एक जगह से सक्स करेगा, एक तरह से भेजेगा ना, तो डिस्चार्ज प्रेशर होगा, ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्चार्ज प्रेशर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं,
For obtaining high COP, the pressure range of compressor should be option A is high, option B is low, ऑप्शन सी इज ऑप्टिमम, ऑप्शन बी इज एनी वैल्यू। मतलब कि अगर आपको हाई सीओपी चाहिए मतलब उसका सीओपी ज्यादा चाहिए तो कंप्रेसर का जो प्रेशर रेंज होगा वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए कि एक ऑप्टिमम वैल्यू चलो इतना होना ही चाहिए या कोई भी वैल्यू, तो ऑफकोर्स लो होगा। देखिए आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा कि आने वाले जो वीडियो हम आरएसी पे बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।